किस तारीख को राजस्थान हाईकोर्ट के नियम प्रभावी हुए थे? राजस्थान हाईकोर्ट के नियम है वो आपके 1 अक्टूबर 1952 को राजस्थान हाईकोर्ट के नियम है वो लागू हुए। यह प्रश्न भी पॉलिटी का पूछा गया है, प्रश्न है शानदार वाला। राजस्थान हाईकोर्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? यह प्रश्न पूछा जाता है ना। यह प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान हाईकोर्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? मानसिंह द्वितीय दे देवे तो भी यही आदमी है, और अंतिम शासक यह भी याद रखना, जयपुर का अंतिम शासक, और राजस्थान हाईकोर्ट का उद्घाटन इन्हीं के द्वारा किया गया था। कब किया गया था यह पूछा जा रहा है। तो आपके दिए गए ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 29 अगस्त 1949। बहुत सारी संस्थाएं जैसे आरपीएससी की बात करते हैं तो वो अगस्त 1949 में उसका गठन होता है, दिसंबर में वो काम करना स्टार्ट होती है। तो ये आरपीएससी है, हाई कोर्ट है, इन सब का 1949 के अंदर गठन हो गया था। तो ये दो प्रश्न बनते हैं, एक तो मानसिंह वाला याद रखना, एक 1949 के अंदर हाईकोर्ट का गठन हुआ। एक प्रश्न ये पूछा जाता है हाईकोर्ट का पहले हाईकोर्ट के पहले जज कौन से थे, वर्तमान जज कौन है, हाईकोर्ट की खंडपीठ कहां है, मुख्य पीठ कहां है। हाईकोर्ट में इससे ज्यादा 4th ग्रेड में तो प्रश्न नहीं पूछेंगे। कोई साल भर से पढ़ रहे हो गुरुजी क्यों मारो सिलेक्शन पहला होना चाहिए, बिल्कुल वाजिब बात है, लेकिन ये कॉमन क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ के गए तो मामला गड़बड़ है, ठीक है, इसलिए कॉमन क्वेश्चन ही आएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट के पहले जज कौन थे? कमलकांत वर्मा। अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान है वो आपके 43वें क्रम के हैं। कौन से क्रम के बताना? वर्तमान की बात करें तो के.आर. श्रीराम है, के.आर. श्रीराम है, जो मद्रास हाईकोर्ट से यहां लाए गए हैं, मद्रास से लाए हैं। अब पटवारी में प्रश्न पूछा था एम श्रीवास्तव। पटवारी में 10 दिन पहले अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा कि राजस्थान हाईकोर्ट के मई तक के उससे पहले के जज पूछे थे, क्योंकि वो एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया था, इसलिए अब तुम्हारा एग्जाम तो पोस्टपोन्ड हुआ नहीं। तो एम श्रीवास्तव है वो लास्ट जज थे, ठीक है, 42वें। और वर्तमान की बात करें के.आर. श्रीराम, ये 43वें हैं। इनको तो वहां भेज दिया गया मद्रास हाईकोर्ट, अभी वर्तमान में है के.आर. श्रीराम। अभी एक और बढ़िया बात बताता हूं तुम लोगों को, देखो कमलकांत वर्मा इनका पूरा नाम, ठीक है। टोटल जो जजों की सीट है वो कितनी है? टोटल है वो 50। टोटल है वो आपके कितने जज हो सकते हैं? 50 जज हो सकते हैं। वर्तमान में कितने हैं? 43 है वो आपकी सीट भरी जा चुकी है, ठीक है। अब ये डाटा बार बार चेंज होता जाता है, ये आपकी फिल हो चुकी है, इतने जज पूरे हो चुके हैं। अब ये प्रश्न आते हैं एग्जाम में बार बार, मेरे भाई अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। हाँ सर कॉल उठाओ, अब लाइव क्लास लेता हुआ कॉल कैसे उठाऊं ये बताओ। तो ये क्वेश्चन याद कर लेना, 50 जज हैं, 43 भर चुके हैं, 43वें जज यही हैं, और लास्ट ये थे, पहले ये थे। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्वेश्चन तो यहीं से आएगा। तुम्हारी अगर इच्छा है तो भाई पीएचडी करते जाओ। 49+1 सही है, एक हाई मैन चीफ जस्टिस हो गए। राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य न्यायपीठ कहां पर है? राजस्थान हाईकोर्ट की जो प्रधान पीठ या मुख्य पीठ की बात करें जोधपुर के अंदर है, और जयपुर के अंदर एक खंड पीठ है ना। लेकिन मेन हाईकोर्ट तो आपके जोधपुर के अंदर है। हाईकोर्ट कहां पर है? जोधपुर के अंदर। शेयर करो, आज 5000 बच्चों का लाइव का बोला था मैंने, 5000 लाइव आने चाहिए। कहां गए बाकी वाले? 3800 आ गए, शाबाश। बस 4000 में 4000 आंखें, यानी 8000 आंखें हो गई। 4000 बच्चे, 8000 आंखें मुझे अभी देख रही हैं। वाह भाई, धन्य हो प्रभु। आगे बढ़ो। राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ है वो आपके कहां होगी? जोधपुर के अंदर। अब एक प्रश्न ये आता है कि ये पीठ कब स्थापित हुई? कमेंट करो फटाफट। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद कितने स्वीकृत हैं? हाईकोर्ट के अंदर है वो आपके 50 पद है, ज्यादा से ज्यादा 50 जज हो सकते हैं, जिसमें एक तो चीफ जस्टिस होंगे प्लस 49 अदर जज होंगे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। हाईकोर्ट में 10 प्रश्नों के अलावा 11वां कोई प्रश्न नहीं बनता, और एक प्रश्न आएगा सीधा सीधा इसी में से। अभी जो पीछे के 5 मिनट थे ना, वो एक प्रश्न तुम्हारे 19 तारीख वाले पेपर के अंदर छप चुका है। मैंने देख लिया ज्ञान चक्षु से, ठीक है, मुझे सब दिखता है लिफाफे के अंदर से बाहर से पेपर में प्रश्न कौन कौन से हैं, ठीक है। हाँ, तुम्हारे बच्चों के भोपा हूं मैं, ठीक है, ध्यान रखना, पता चलता है पेपर के अंदर क्या है। राजस्थान, रात को सपने आते हैं मुझे तो पूरा पेपर दिखता है। राजस्थान हाईकोर्ट की जो है वो आपके खंडपीठ की स्थापना कब की गई थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। खंडपीठ की स्थापना आपके 31 जनवरी को, 31 अक्टूबर को नहीं, 31 जनवरी 1977 को, 31 जनवरी 1977 को। वेरी इंपोर्टेंट है। हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है।
मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देगा? भाई राष्ट्रपति जी को देगा, राज्यपाल को नहीं देगा, राष्ट्रपति जी को देगा। अनुच्छेद कौन सा है सर? अनुच्छेद 217 एक क के तहत, ठीक है, राष्ट्रपति जी को देगा। हाँ, सांची बात बताऊं, झूठ को नहीं बोलूं, रात सपना आवे मने, ठीक है ना, अकेला बंदा हूं, सारी चीजें पढ़ता रहता हूं सारे दिन, तो रात को सपने आते हैं। 4th ग्रेड का पेपर यूं लिफाफे के रूप में खुलता है मेरे सामने, माँ सरस्वती कहती है ये प्रश्न दे के बच्चों को बता देना। कहने का मतलब ये है कि भाव ये है कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो दिमाग में चलते रहते हैं सारे दिन, और वो मैं तुम्हें आके बता देता हूँ। सही बात है। तो भाई माँ सरस्वती की आराधना किया करो, जिंदगी में कभी असफलता हाथ लगेगी भी नहीं। जिंदगी में 90% जो टाइम है दिल्ली का, वो पढ़ाई के साथ बिताया करो, तो सपने भी पढ़ाई वाले आएंगे। उच्च न्यायालय के कौन से अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 226 के तहत किसके लिए सर? जो आपका आर्टिकल 32 है, जिससे हम कहते हैं मूल अधिकारों की आत्मा जिसे कहते हैं, मूल अधिकारों की आत्मा जिसे कहते हैं। संविधान की आत्मा तो प्रस्तावना है, लेकिन मूल अधिकारों की जो आत्मा है वो क्या है सर? वो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अभी बताऊंगा। तो उसके तहत यहां पर 226 के तहत हाईकोर्ट को यह रिट जारी करने का अधिकार है कि वो मूल अधिकार का खंडन करने को, कोई भी अगर आपके जीवन का अधिकार है, समानता स्वतंत्रता रोके, तो आप सीधे हाईकोर्ट चले जाओ 226 के तहत, और हाईकोर्ट भी रिट जारी करेगा। राजस्थान के पहले सचिव कौन थे? सचिवालय तुम्हारे सिलेबस में है, सचिवालय तुम्हारे सिलेबस में है। और सचिवालय से क्या प्रश्न आएगा पटवारी के पेपर में? तो पटवारी का लेवल 4th ग्रेड से ऊपर है ना। हाँ, तो 4th ग्रेड वाले तो हो पियोन साहब, तुम्हारी रमकुड़ी जमकुड़ी क्या कहेगी तुमको? पियोन साहब, पियोन साहब है, पड़ोसी में धाक भी जमा लेगी, पियोन साहब है, ठीक है ना। तो ये पटवारी है। पटवारी के पेपर में एक सीधा सा प्रश्न पूछ लिया था कि वर्तमान में 45वें मुख्य सचिव कौन है? वर्तमान में 45वें मुख्य सचिव। अब जो आया है लेटेस्ट प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, वो बता देता हूं। और मुख्य सचिव है वो आपके सुधांशु पंत है, सुधांशु पंत। ऐसे पेपर का एनालिसिस कर करके अभी तक पिछले 6 महीने में ज्यादा इतने एग्जाम वालों को तो नहीं पढ़ाया मैंने। तुम्हारे ऊपर पता नहीं क्यों मेरा इतना प्यार बरस रहा है कि इसमें नौकरी लगानी है, कुछ भी हो जाए। तो वर्तमान में तो सुधांशु पंत है वो 45वें क्रम के हैं। पहले मुख्य सचिव की बात करें तो के राधाकृष्णन है। अब एक प्रश्न ये आते हैं कि पहली महिला ऐसी कौन है जो आपकी क्या थी? मुख्य सचिव थी। दूसरी तो आपके उषा शर्मा थे, लेकिन पहली महिला कौन थी जो आपके मुख्य सचिव बनी थी? सेक्रेटरी होता है, चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री को सलाह देता है। किसको सलाह देता है? मुख्यमंत्री को। तो पहले राधाकृष्णन थे। राधाकृष्णन। राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव है कुशल सिंह थी। अभी 10-12 साल 15 साल पहले की बात, 2009 के आसपास कुशल सिंह पहली थी। सेकंड है वो उषा शर्मा, अभी रिटायर हुए 44वें क्रम के। अपने सुधांशु पंत से पहले कांग्रेस टाइम, जब कांग्रेस सरकार थी उस समय उषा शर्मा थे। अभी बीजेपी की सरकार है, उस समय सुधांशु पंत है। तो जब भी सरकारें चेंज होती हैं मुख्य सचिव चेंज होते हैं। मुख्य सचिव हालांकि एक सरकार के टाइम 2-3 भी चेंज होते हैं। सेकंड महिला की हम बात करें तो उषा शर्मा, और ये आपके 44वें क्रम के थे, ठीक है। 44वें लिख दिया, कोई नहीं, 44वीं कर देना, एक ही पद की बात है। अब कहते हैं ना थानेदार महिला है तो थानेदार नहीं थोड़ी बोलेंगे, तो थानेदार की पत्नी है तो थानेदार नहीं कहलाती है। पियोन साहब है तो पियोन साहब की पत्नी पियोन साहिबा कहलाएगी बिना किसी नौकरी के। तो महिला को तो अपने आप इज्जत मिल जाती है उसके पति के पीछे। अन्य कोई महिला भी नौकरी लगी तो पति को भी पियोन पति कह सकते हैं, ठीक है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो हेड है वो कौन होता है? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का हेड है वो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिसे हम जिला कलेक्टर कहते हैं। और आपदा वाला भी टॉपिक आपके सिलेबस में है, कांस्टेबल वालों के भी है और इनके भी है, 4th ग्रेड वालों के। किसे आपका दिए गए में से आपका किसे जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी, जनगणना का हेड किसे माना जाता है?
अभी 2027 के अंदर इसका रिजल्ट आएगा, जनगणना 2021 वाली का। कब आएगा? 2027 में जनगणना यानी कि सेंसस ऑफ इंडिया, उसका रिजल्ट आएगा। तो जिला कलेक्टर है वो आपका सेंसस ऑफिसर होता है, सीओ जिला के अंदर, डीएम होता है जनगणना अधिकारी। आजादी के पहले प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा, राजस्थान पॉलिटी कंप्लीट होगी सर, होगी सर? आ जाओ, इंडिया पॉलिटी की बात करते हैं। तो सर इंडिया पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के अंदर हमारे सिलेबस में क्या है सर? इंडिया पॉलिटी के अंदर आपके सिलेबस में कुछ नहीं है, सिर्फ दो ही चीजें लिखी हुई है। एक तो लिखा हुआ है संविधान और एक लिखा हुआ है आपके संविधान और उसकी विशेषताएं। इससे ज्यादा कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। न राष्ट्रपति वगैरह, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, पियोन साहब को इतना टेंशन नहीं दी है, तो सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। आजादी से पहले संविधान निर्मात्री जो सभा की अगर हम बात करें, तो आजादी से पहले जो संविधान निर्मात्री जो सभा थी वो आपके एम.एन. रॉय ने सबसे पहले कहा था कि भाई संविधान सभा होनी चाहिए। 1937 के अंदर ये कहा था। और ये भारतीय संविधान से पूछे जाने वाले टॉप 50 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में आते हैं, 5 में से 5 यहां से फंस जाएंगे। ठीक है, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आशीर्वाद सभी के साथ है। ठीक है, हम चलो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? हम संविधान सभा की स्थापना की बात को, पहली जो बैठक की बात करें संविधान सभा की, 9 दिसंबर 1946 को जब सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा, और सच्चिदानंद सिन्हा को फर्स्ट अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि ये तो 2 दिन के लिए रहे थे। फिर 11 दिसंबर 1946 को आपके राजेंद्र प्रसाद है वो राष्ट्रपति, अपने भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बना दिया गया था? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। अब ये 2 प्रश्न बार बार आते हैं, दोनों प्रश्न बार बार पूछते हैं। तो संविधान की जो बात करें कि संविधान सभा की स्थापना है वो कब हुई थी, तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946। स्थायी अध्यक्ष का पूछे तो भी बता देना, अस्थायी पूछे तो भी बता देना। अस्थायी सच्चिदानंद जी, स्थायी राजेंद्र प्रसाद जी। 9 दिसंबर को पहली बैठक। अब जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? अच्छा प्रश्न है। उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर के भारत की प्रस्तावना बनता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए अथवा लोगों ने प्रस्तावना बोला था बचपन में, लेकिन जिस समय तुम्हारे बोलने की बारी आती थी उस समय चुप जाते थे पीछे। लो आज वापस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी और 22 जनवरी को यह प्रस्तावना है वो आपके पारित हो जाती है और बाद में उद्देश्य प्रस्ताव ही भारत की प्रस्तावना बनता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 115 है वो 13 दिसंबर याद रखना 1946। 9 दिसंबर को पहली बैठक, 10, 11, 12, 13, 4 दिन बाद में ही 47 मत कर देना, 13 दिसंबर 1946 है। अगला प्रश्न ये पूछा है कि संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष है वो आपके 11 दिसंबर को जो बनते हैं 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति देखो सिंपल, हालांकि ये नहीं पूछेंगे फ्रैंक एंथोनी, लेकिन फिर भी मेरा मन माना नहीं कि मेरे बच्चों के आ जाएगा प्रश्न, तो इसलिए फ्रैंक एंथोनी थे पहले मनोनीत उपसभापति। यानी 500-600 प्रश्न रट लीजो। 7 तारीख के बाद में आऊंगा 4th ग्रेड वालों के लिए। अगले 10 दिन तुम्हारे लिए 10 क्लासें और लगाऊंगा धमाधम। भचीड़ बोलेला तो लगातार क्लास लेनी है। 10 तारीख, ये 7 तारीख तक नहीं आऊंगा, है ना। 7 तारीख तक मैं जा रहा हूं 2nd ग्रेड वालों की क्लास लेने के लिए। तब तक तुम हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और ये 500 क्वेश्चन रट लेना। बेड़ा पार है। क्या करूं, जोर देके कहना पड़ता है, समझते नहीं हो। भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? देखो 12 अधिवेशन लगे थे, 12 बार अधिवेशन चले थे। एक अधिवेशन आपके 2-3 महीने का, इस तरह से। तो ये 12 अधिवेशन लगे थे, तब जाकर के भारतीय संविधान सभा की टोटल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन समय लगा था। भारतीय संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया? अब देखो प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो भीमराव जी अंबेडकर है, लेकिन भारतीय संविधान का जो पहला प्रारूप है वो आपके बी.एन. राव के द्वारा, है ना, बी.एन. राव के द्वारा। और इस प्रारूप के बेस पर जो 29 अगस्त, अभी आप प्रश्न आएगा कौन सा ईयर था, 46 या 47?
हाँ, 146 बैठकें हुई थी, 12 अधिवेशन थे। नॉर्मल फैक्ट याद करके चले जाना, 5 में से 5 क्वेश्चन इंडिया पॉलिटी के और 5 में से 5 प्रश्न राजस्थान पॉलिटी के हमें सही करने हैं। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? अब 15 के 15 नाम तुम्हें याद नहीं करने, सरोजनी नायडू वगैरह ये सब, तो आपको तो यही याद रखना है कि 15 मेंबर थी। और ये प्रश्न अभी आ चुका है 2 महीने पहले। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? अच्छा, किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा को अपनाया, संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को आपका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया, अंगीकृत किया गया, अपनाया गया, अधिनियमित किया गया। तो ये 3 शब्द आते हैं और ये सीईटी में भी आए थे, बार बार ये प्रश्न, बार बार सीईटी में तो ऐसा हुआ इसी एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछ लिए। तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949, और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। अभी एक प्रश्न पूछा पटवारी के पेपर में, 26 नवंबर को मनाया गया संविधान दिवस, अभी 2024 का, उसकी थीम आपसे पूछी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसकी थीम आपसे पूछी गई थी, कोई बताएगा संविधान दिवस की थीम क्या थी? पटवारी के पेपर में पूछा था। अधीनस्थ बोर्ड वहां का करंट वापस भी पूछ सकता है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हमारे संवैधानिक सलाहकार बीएन राव थे। कौन थे? बीएन राव थे। श्याम ये जो बेनेगल नरहरि राव। 123वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 123, संविधान सभा के अंदर की भाई वयस्क मताधिकार के 15 साल तक स्थगित करने का बात किसने कही थी? कि भाई 1947 से लेकर के 1962-63 तक 18 वर्ष तक के बच्चों को, या 21 साल वालों को, हाँ उसमें 21 था, बाद में 18, राजीव गांधी के टाइम में किया गया, कि इनको अधिकार मत दो वोट देने का। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के फर्स्ट शिक्षा मंत्री थे, फर्स्ट शिक्षा मंत्री। और ये प्रश्न आपके पटवारी में 15 दिन पहले पूछा गया था, ठीक है। फर्स्ट शिक्षा मंत्री भारत के कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो यहां से आपको याद रह जाएगा। भारत की संविधान सभा की लास्ट बैठक कौन सी डेट को हुई? 24 जनवरी को या 26 जनवरी को? 2 डेट दी गई है, क्वेश्चन नंबर 124। तो यहां पर जो 24 जनवरी को अधिकांशतः प्रावधान वगैरह लागू किए गए थे, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 मेरे भाई याद रख लेना, 26 जनवरी मत करना, 24 जनवरी 1950, इसको कट करो। अच्छा प्रश्न है, कई सारे प्रावधान इस समय लागू किए गए थे। तो ये आपका इस समय वाला प्रश्न, 24 जनवरी 1950 को लास्ट बैठक हुई। पहली जो अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी, किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी? अच्छा प्रश्न है। अंतरिम सरकार की घोषणा है वो आपके 24 अगस्त 1946 को होती है, 24 अगस्त 1946 को, जिसके अध्यक्ष तो आपके कौन थे? अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन। अध्यक्ष तो माउंटबेटन को बनाया गया, लॉर्ड माउंटबेटन। और उपाध्यक्ष या उपसभापति वगैरह आपसे पूछे, उपाध्यक्ष अंतरिम सरकार के वो कौन थे? वो नेहरू थे। और नेहरू के नेतृत्व के अंदर, नेहरू के नेतृत्व के अंदर भाई ब्रिटिश लोग कह रहे थे कि भाई आप कैसा सरकार कैसी चलाओगे, हम देखना चाहते हैं। तो नेहरू जी बन गए थे हेड, और उनके लीडरशिप के अंदर अंतिम सरकार गठित की गई थी 24 अगस्त 1946 को। तो अध्यक्ष है वो माउंटबेटन था, उस समय की बात हो रही है। क्वेश्चन 126 देखिएगा, 1946 के अंदर 24 अगस्त 1946 को जो अंतरिम सरकार बनी थी भारत की, आजादी से पहले की बात है। तो 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यपालिका जो परिषद है, जो सरकार के जो हेड है, उसमें आपके सभापति तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन था। लेकिन उपसभापति की बात हो रही है और वो थे नेहरू जी। और ये जुड़ते हुए प्रश्न है, कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार यही आते हैं, याद कर लेना, इनको रट लेना सुबह उठ करके, है ना। सुबह शाम दोपहर 3 टाइम ये दवाई लेनी है, मल्टीपल टाइम रिवीजन, 4th ग्रेड का पेपर निकल जाएगा। स्वाहा। मेरा आशीर्वाद सभी के साथ है। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ये तो बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। भारतीय संविधान कितने समय में बनकर तैयार होता है? 2 वर्ष 11 महीने, 2 वर्ष 11 महीने, लेकिन दिन लगे थे 18। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन भारत के संविधान को बनने की अवधि है।
इसमें एक सप्ताह और जोड़ रही है, ऐसे 11 प्लस 7 18 आ जाता है। तो ऐसे दिमाग में सेट करो, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कई बार होता है कि जो बच्चे फैक्चुअल चीज़ें नहीं पढ़ के जाते उनके 5-10 प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो कभी लाडेरी बुआ नहीं बननी, लखनऊ लाडो नहीं बननो, है ना, उतावलापन नहीं दिखाना, धैर्य के साथ में थोड़ा रुक करके पेपर देना। भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। अभी मैंने तुम लोगों को प्रश्न पूछा था कि भाई अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा एक बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा था कि 26 जनवरी 2024 को हमने संविधान दिवस मनाया था। अभी ठीक है, अगला अभी वाला तो आया नहीं, 75वां मनाया था। 75वां संविधान दिवस, 75वां संविधान दिवस है वो आपके कब मनाया गया? 26 नवंबर 2024 को। अब इसकी थीम है वो पटवारी पेपर में पूछ लिया अधीनस्थ बोर्ड ने। तो थीम है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। तो हमारा संविधान, हमारा और कॉन्स्टिट्यूशन और प्राइड, तो इस तरह से याद रखो ये थीम पूछी गई थी। तो ये ध्यान रखना आपको, 75वीं वर्षगांठ एक अच्छा अवसर था और प्रश्न पूछ लिया, वापस रिपीट होएगा, ध्यान रखना, ठीक है, वापस रिपीट होने के पूरे चांस हैं। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है और 2015 को फर्स्ट बार, है ना, हालांकि वर्षगांठ है 75वीं थी, लेकिन ये संविधान दिवस हमने 2015 से स्टार्ट किया था। ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन है वो सर्वोच्च है? देखो सबसे ऊपर तो संविधान है और संविधान का जो रक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय है। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति, एक मैं फोटो भी लगा दूंगा, समितियों के हेड 8 बड़ी समितियां हुआ करती थी। कितनी? 8 बड़ी समितियां हुआ करती थी। और इन 8 बड़ी समितियों में कह रहे हैं कि आपका संघ संविधान समिति, संघ के नेहरू जी थे। संघ के कौन थे? नेहरू जी थे। प्रांत के पूछे तो आपके पटेल थे, प्रांत के पूछे तो पटेल थे, संघ के पूछे तो नेहरू थे। प से प्रांत और प्रांत के पटेल जी थे। और हम बात करें प्रारूप समिति जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भीमराव जी अंबेडकर। प्रांतीय संविधान समिति, अब देखो सीधा सीधा पूछा है कि प्रांत वाला, तो प्रांत से मैंने तुम्हें ट्रिक बता दी, सरदार पटेल, प्रांत से सरदार पटेल। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? संविधान का ढांचा बनाने के लिए प्रारूप समिति का अध्यक्ष है वो आपके भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया था, है ना। लगभग 8-9 महीने बीत चुके थे, 8-1 महीने हुए संविधान सभा की पहली बैठक के बाद में ये बनी है। तो 133वें का डी हो गया। 134वें का देखिएगा, भारत के संविधान में हमने उद्देशिका, प्रस्तावना, इन प्रियम्बल एक ही बात है, प्रस्तावना, उद्देशिका, प्रियम्बल, ये हमने अमेरिका के संविधान से, कहां से? अमेरिका के संविधान से अपनाया है, अमेरिका के संविधान से। तो संविधान के स्रोत और संविधान की विशेषताएं ये आपसे पूछी जाएगी। अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ, यह प्रश्न आया हुआ है। राज्यों के संघ की बात करें, वैसे तो हमने बात करें ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका संविधान अधिनियम से, लेकिन हमने संघ की अवधारणा है वो कहां से अपनाई है? कनाडा के संविधान से। कनाडा से हमने संघ की अवधारणा को अपनाया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया? देखो मूल कर्तव्य की बात करें तो 1976 के अंदर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और रूस के संविधान से हमने मूल कर्तव्यों का विचार लिया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, और ये आपको याद रखना है मूल कर्तव्य जो भाग 4 क के अंदर, 4 क के अंदर और अनुच्छेद 51 क के अंदर, अनुच्छेद 51 क के अंदर और भाग 4 क के अंदर है।
तुम लोग नहीं चाहोगे ना तो भी मैं सिलेक्शन करा दूंगा तुम्हारा। मेरे साथ हो रखा है एक बार, बचपन में स्कूल की यादें बता देता हूँ। मुझे एक सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, संस्कृत। मेरी मैडम जो पढ़ाने वाली थी वो इतने बार बार रिवीजन कराते थे कि मेरे को कई बार पढ़ने की उल्टी होती थी। मैंने कहा यार ये मैडम इतना क्यों पढ़ाते हैं। बात कई बार हुआ होगा, गुरुजी बार बार पढ़ाते हैं, सिर्फ आके बैठ जाया करो, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, होता है, कई बार होता है सर। तो रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान, वो वाली बात है। समवर्ती सूची वाला अच्छा प्रश्न है कि हमने समवर्ती सूची की संकल्पना है। देखो 7वीं अनुसूची वाला पटवारी में प्रश्न पूछा गया था। भारतीय संविधान के अंदर 7वीं अनुसूची है, वो आपके किससे संबंधित है, तो वो आपके केंद्र राज्य से संबंधित है। केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा जो है केंद्र और राज्य में, उनके बारे में है 7वीं अनुसूची। तो ये प्रश्न आया था। हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से समवर्ती सूची की अवधारणा को अपनाया है। सीधा सीधा प्रश्न आता है, इससे मिलते जुलते प्रश्न पटवारी में पूछे गए थे, आपके कौन सा अलग पूछ लेंगे, सीधी सी बात है, यही पूछेंगे। आगे देखो, कौन सा युग्म आपका यहां पर सुमेलित है, दिए गए में से आपका कौन सा जोड़ा है वो आपका सही तरीके से सुमेलित है। संविधान का जो दूसरा भाग है वो मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है, बल्कि आपका भाग 3 है, वो आपका भाग 3 आता है। भाग तीसरा है नागरिकता से संबंधित भाग 2 है, नागरिकता से संबंधित भाग 2 है। संविधान का भाग 4A है, वो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, बिल्कुल सही है। भाग नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, वो आपका भाग 4 है। भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। भारतीय संविधान में टोटल अनुसूचियों की बात करें तो शेड्यूल जो है वो 12 अनुसूची है। इनमें से 7वीं अनुसूची का प्रश्न पटवारी में पूछा था। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का प्रश्न है। 10वीं अनुसूची है तो दल बदल के बारे में बात है, पॉलिटिकल पार्टीज में होता ना, तो वो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट अनुसूची है वो मैं रटवा दूंगा, बाकी तो भले ही कितना ही पढ़ो पूरे साल, लास्ट में यही प्रश्न आने हैं। ठीक है, बस थोड़ी सी होशियारी, वो टेस्ट पेपर दे लेना बस, है ना, मॉडल पेपर लेके आ जाना, कल टेस्ट दे लेना। अभी ये पटवारी में पूछा था, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची में, तो यहां पर अच्छा कर का पूछा है, तो ये आपका राज्य सरकारों के बारे में पूछा जा रहा है 11वीं अनुसूची में ना, 11वीं और 12वीं जो है वो स्थानीय निकाय से संबंधित है। क्वेश्चन 140, एक सेकेंड। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार, शुल्क और कर वगैरह ये सब 7वीं अनुसूची के पार्ट हैं, जिसमें शक्तियों का बंटवारे की बात हम करते हैं, शक्ति बंटवारे की हम बात करते हैं, उसके अंदर ही सब कुछ आ जाता है। तो 7वीं अनुसूची है इसमें, तो ये तो स्थानीय निकाय से संबंधित है। ठीक है, ये आपका स्थानीय निकाय, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा याद रखना, बी ऑप्शन है स्थानीय निकाय। सीधा सिंपल सा प्रश्न है। अब देखो मैं तो नॉन स्टॉप 5-6 घंटे पढ़ाऊंगा, हालांकि मैं तुरंत गलती पकड़ लेता हूं, 200 क्वेश्चन में एक आध छोटी मोटी हो तो कोई दिक्कत नहीं। भारतीय संविधान के अंदर क्या शामिल है, अब कहने का मतलब है भारतीय संविधान में मूल रूप से तो 395 अनुच्छेद है, और वैसे वर्तमान में देखा जाए तो ये 450 प्लस हो चुके हैं आर्टिकल, लेकिन अभी हम कहेंगे मूल अनुच्छेद आज भी भारतीय संविधान में 395 है। उनके उप पाठ जुड़ते गए, लगभग हो गए आपके 450 प्लस हो गए, लगभग 55। तो 395 अनुच्छेद है, 22 तो इसमें भाग है, 12 इसमें अनुसूचियां है। तो ये इस तरह से याद रखना है, ए ऑप्शन इसके अंदर सही हो गया, 141 के अंदर ए। भारतीय संविधान कैसा है, अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हमारे संविधान की विशेषताओं की बात करें कि भाई भारत का संविधान कैसा है, कि ना तो कठोर है और ना ही ज्यादा लचीला है, बल्कि थोड़ा कठोर है और थोड़ा लचीला है, कि हमारे यहाँ कई सारी छूट भी दी हुई है, जैसे अमेरिका में नहीं है। ठीक है, इस तरह से कई सारी चीजें हैं, तो ना ही कठोर ना ही लचीला नहीं, बल्कि थोड़ा कठोर और थोड़ा लचीला, थोड़ा थोड़ा सा, ऐसे याद रखो, मतलब ज्यादा एकदम कठिन नहीं है, कठोर नहीं है, भगवान बुद्ध के मध्यम मार्ग की तरह है। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, और आपके तो सिलेबस में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान की विशेषता बताओ, सीधा सीधा। तो भारतीय संविधान की विशेषता संसदीय सरकार है, अध्यक्ष सरकार हमारे यहां पर नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि ये यूएसए के अंदर है, अपने यहां पर नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है, न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट बहुत पावरफुल है,
जो है कार्यपालिका और जो है व्यवस्थापिका के कार्यों की जांच करती है ना, अंकुश लगा के रखती है कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर। संघ सरकार है जहां पर केंद्र और राज्य, स्टेट और आपका यूनियन दोनों मिलकर काम करते हैं। और संसदीय सरकार तो है ही, जिसमें आपको उत्तरदायी सरकार होती है, ठीक है। अध्यक्ष प्रणाली हमारे यहाँ नहीं है, अमेरिका में है। 144 ईस्वी के अंदर राष्ट्रपति पद्धति के अंदर सारी की सारी कार्यपालिकाई शक्तियां, संवैधानिक शक्तियां, कार्यपालिकाई और संवैधानिक शक्ति, ये सब किसके पास में होती है? राष्ट्रपति पद्धति के अंदर कह रहे हैं। राष्ट्र संवैधानिक नहीं कहेंगे, भारत के अंदर संवैधानिक शक्ति है वो आपके भारत के अंदर है, वो आपके किसके है? राष्ट्रपति के पास में है। भारत में संवैधानिक शक्ति राष्ट्रपति के पास में, लेकिन कार्यपालिका शक्तियों का हेड तो पीएम है आपके कहां पर? भारत के अंदर। लेकिन राष्ट्रपति पद्धति कह रहे हैं, और राष्ट्रपति पद्धति है आपके अमेरिका के अंदर, जहां पर राष्ट्रपति ही प्रमुख होता है। वहां का भी देख लो तुम, डोनाल्ड ट्रंप है, वही पावरफुल है। कभी सुना कि अमेरिका का प्रधानमंत्री? नहीं सुनते सर, क्योंकि वहां पर जो हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है, इसलिए राष्ट्रपति पद्धति का है। हमारी बात समझ में आई था लोगों ने? हाँ। हमारे यहाँ क्या पद्धति है सर? हमारे यहाँ संसदीय मॉडल है, संसदीय पद्धति है। कहां पर? इंडिया में।